बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तादाद बहुत ही कम है। मेरे ख्याल से बच्चों को ज्वाइन होने में टाइम लग रहा है। पिछली क्लास शायद आपकी हुई होगी और उसमें आप लेट हो गए होंगे। ओके, चलें हम 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलें हम स्टार्ट करते हैं जी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर के मुतालिक बहुत डिटेल में डिस्कस किया। हमने 3 एक्सेस मॉडिफायर्स को जो है ऑब्ज़र्व किया था। एक था प्राइवेट, एक था पब्लिक और एक था पैकेज। जब आप प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं और ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर क्लास के किसी मेंबर पे इस्तेमाल हो रहा हो, तो वो मेंबर क्लास के अंदर तो इस्तेमाल किया जा सकता है, क्लास के बाहर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर हमने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के बारे में देखा। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर अगर क्लास के किसी मेंबर के साथ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगा हो तो वो क्लास के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्लास के बाहर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद हमने पैकेज मॉडिफायर देखा था। पैकेज एक्सेस मॉडिफायर, पैकेज एक्सेस मॉडिफायर उस वक्त यूज़ हो रहा होता है जब आप कोई विजिबिलिटी, कोई एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन नहीं करते, आप उस पर कोई विजिबिलिटी शो नहीं करते, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक्सेस मॉडिफायर पैकेज होता है। पैकेज मॉडिफायर अगर किसी क्लास के मेंबर्स पे लगा हो तो वो क्लास के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, क्लास के बाहर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन बाहर जो है उसकी लिमिट होती है, वो बाहर पैकेज के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। जिस पैकेज में वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया है वहाँ पे वो इस्तेमाल हो सकता है, किसी दूसरे पैकेज के अंदर उसका इस्तेमाल नहीं होगा। इसके बाद हमने क्लास की विजिबिलिटी को भी देखा, तो उसमें हमें पता चला कि इसमें 2 तरह की विजिबिलिटीज़ होती हैं। एक इसमें पब्लिक होती है, दूसरी पैकेज होती है। प्राइवेट विजिबिलिटी क्लास के साथ इस्तेमाल नहीं की जाती। पब्लिक विजिबिलिटी अगर क्लास के साथ हो या एक्सेस मॉडिफायर क्लास के साथ लगा हो तो वो क्लास के, वो जो क्लास है वो दूसरी क्लासेस में इस्तेमाल हो सकता है और दूसरे पैकेज की क्लासेस के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है।
लेकिन अगर उसके साथ कोई विजिबिलिटी ना लगी हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी विजिबिलिटी जो है पैकेज होती है। और जब वो पैकेज मॉडिफायर के साथ वाली क्लास जो है उसको आप क्लास के अंदर इस्तेमाल करेंगे, सॉरी पैकेज के अंदर इस्तेमाल करेंगे जिस पैकेज में वो बनाया गया है उसके अंदर तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे पैकेज में इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। चलें अब ज़रा हम इसमें इन टॉपिक्स को भी हमने जो है वो कवर करना है अपने पहले सेशन के अंदर। तो इंस्टांस वेरिएबल किसे कहते हैं? ये इंस्टांस वेरिएबल वही है जिसको हम एट्रीब्यूट बोल रहे हैं, जिसको हम क्लास वेरिएबल बोल रहे हैं, उसे हम क्लास डाटा मेंबर बोल रहे हैं, उसी को यहाँ पे इंस्टांस वेरिएबल ये बोला जा रहा है। A variable which is created inside the class but outside the method is known as instance variable। एक ऐसा वेरिएबल जो क्लास के अंदर बनाया जाए लेकिन मेथड से बाहर बनाया जाए तो उसको इंस्टांस वेरिएबल कहते हैं। इंस्टांस वेरिएबल डजंट गेट मेमोरी एट कंपाइल टाइम पे इंस्टांस वेरिएबल को मेमोरी नहीं मिलती। इट गेट्स मेमोरी एट रन टाइम व्हेन एन ऑब्जेक्ट और इंस्टांस इज क्रिएटेड। इसको मेमोरी तब मिलती है रन टाइम के ऊपर जब ऑब्जेक्ट या इंस्टांस क्लास का इंस्टांस जो है वो क्रिएट होता है। डेट इज़ वाई इट इज़ नोन एज इंस्टांस वेरिएबल, इसलिए इसको इंस्टांस वेरिएबल कहा जाता है। या इंस्टांस को जो है हम नॉर्मली ऑब्जेक्ट बोला कहते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल जो है वो इस सेंस में कहा जा रहा है कि उस इंस्टांस की अपनी मेमोरी उसके रन टाइम पे मिलती है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है इंस्टांस डेटा मेंबर आर दोज हुज मेमोरी स्पेस इज क्रिएटेड ईच एंड एवरी टाइम व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इंस्टांस डेटा मेंबर वो हैं जिनकी मेमोरी जो है हमेशा उस वक्त क्रिएट होती है जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। इंस्टांस डेटा मेंबर आर ऑलवेज मेंट फॉर स्टोरिंग स्पेसिफिक वैल्यूज। इंस्टांस के जो डेटा मेंबर हैं उनका मकसद है कि वो मखसूस किस्म की वैल्यू को स्टोर करते होंगे। Programmatically, instance data member declaration should not be preceded by a keyword। प्रॉम में इस्तेमाल करते हुए किसी कीवर्ड के साथ जो है आपका जो इंस्टांस का वेरिएबल है नेम है वो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और इसमें कुछ जो है उसका सिंटैक्स आपके साथ शेयर किया जा रहा है। डेटा टाइप, आप डेटा टाइप बताते हैं, फिर आप पहला इंस्टांस बताएंगे v1, फिर कॉमा, फिर v2, फिर कॉमा v3 अप टू vn। तो आप इसमें vn वेरिएबल्स जो है इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ईच एंड एवरी इंस्टांस डेटा मेंबर मस्ट बी एक्सेस्ड विद रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट नेम। जो भी इंस्टांस वेरिएबल है वो अगर एक्सेस किया जाए तो वो ऑब्जेक्ट के नाम से एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई ऑब्जेक्ट नेम, ओबीजे नेम डॉट, और इसके अंदर एक वेरिएबल है इंस्टांस डेटा के नाम से, तो वो उसका यहाँ पे एक्सेस किया जा रहा है। इंस्टांस डेटा मेंबर आर आल्सो नॉन एज ऑब्जेक्ट लेवल डेटा मेंबर्स बिकॉज दे डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट नेम एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्लास नेम। इंस्टांस डेटा मेंबर्स को ऑब्जेक्ट लेवल डेटा मेंबर्स भी कहा जाता है क्योंकि क्लास में उनकी कोई मेमोरी नहीं होती। उनकी मेमोरी जो है जब ऑब्जेक्ट बनता है उसकी रिस्पेक्ट से उनकी मेमोरी क्रिएट हो रही होती है। ओके, तो ये हमारे पास क्लास है बाईसाइकिल। इसमें इंट गियर और इंट स्पीड जो है ये दो एट्रीब्यूट्स हैं जिनको इंस्टांस वेरिएबल कहा जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम देखने लगे हैं न्यू कीवर्ड। The new keyword is used to allocate memory at runtime। न्यू का कीवर्ड का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि रन टाइम के ऊपर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो तो मेमोरी एलोकेट करता है। ऑल ऑब्जेक्ट्स गेट मेमोरी इन हीप मेमोरी। तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हीप मेमोरी में स्पेस हासिल करते हैं। आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे, तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर या आपने इन फ्यूचर पढ़ना होगा, तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो है मेमोरी को डाटा को स्टोर करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसे कि आप जो है एरे बना सकते हैं, आप स्टैक बना सकते हैं, आप हीप बना सकते हैं, आप लिंक लिस्ट बना सकते हैं। तो इसी तरीके से एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसका वो कहते हैं हीप। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जो आपकी रन टाइम पे मेमोरी क्रिएट कर रहा होता है उसको हीप स्ट्रक्चर में इस्तेमाल कर रहा होता है, या हीप स्ट्रक्चर से उसकी मेमोरी को
प्लेस कर रहा होता है। तो ये उसी के रिस्पेक्ट से यूज़ कर रहे हैं कि न्यू का कीवर्ड जो है वो हीप मेमोरी में जो है स्पेस जो है वो हासिल करके देता है। फिर है जी ऑब्जेक्ट एंड क्लास एग्जांपल मेन विद इन द क्लास। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट और क्लास की एग्जांपल है और मेन जो है वो इस क्लास के अंदर ही है। तो इसमें हमारे पास क्लास है स्टूडेंट की, इसमें एक एट्रीब्यूट क्लास इंस्टांस है, इंस्टांस डेटा मेंबर है आईडी, और एक और इंस्टांस डेटा मेंबर है स्ट्रिंग नेम। और इससे में ये है मेन मेथड बना हुआ है और इसी मेन मेथड के अंदर देखें यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसकी आउटपुट शो कर रहे हैं क्या चीज़, सिस्टम जो स्टूडेंट वन है उसकी आईडी को शो किया जा रहा है, उसके नेम को शो किया जा रहा है। और साथ में इसकी आउटपुट आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो जब उसकी आईडी को शो किया गया तो वैल्यू 0 आई और जब उसके नेम को शो किया गया तो उसकी वैल्यू नल आई। ऑब्जेक्ट एंड क्लास एग्जांपल मेन आउटसाइड द क्लास। अब जो है यहाँ पे नेक्स्ट मेन जो मेथड होगा वो इस एग्जांपल के अंदर आउटसाइड द क्लास होगी, यानी कि इस क्लास के अंदर नहीं होगा, दूसरी क्लास के अंदर मेन मेथड होगा। अच्छा, in real time development we create classes and use it from another class. It is better approach than previous one. Let's see some simple example where we are having main method in other class. We can have multiple classes in different Java files or Java single Java file. If you define multiple classes in a single Java source file, it is good idea to save file name with class name which has main method. जी, इसमें एक वो चीज़ इस्तेमाल की जा रही है जो हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं की, उसका ज़िक्र हो रहा है कि आप एक फ़ाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि आप जो है मल्टीपल क्लासेस जो हैं वो एक फ़ाइल पे बना सकते हैं, ठीक है? सिंगल फ़ाइल के अंदर आप बना सकते हैं या इसी तरीके से आप मल्टीपल क्लासेस जो है डिफरेंट जावा फाइल्स के अंदर आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें अगर आप ये कर रहे हैं कि आपकी मल्टीपल क्लासेस जो हैं वो एक ही फ़ाइल के अंदर हैं, तो फिर उसमें जो है ये आपको मशवरा दिया जा रहा है कि उसमें बेहतर ये होता है कि उस क्लास का आपने फ़ाइल का नाम रखना है, क्लास का नाम और फ़ाइल का नाम जो है वो सेम होना चाहिए। लेकिन अगर एक फ़ाइल में मल्टीपल क्लासेस हैं, तो उसमें से किस वाली क्लास का नाम रखना है फ़ाइल का, तो उसके लिए ये मशवरा दिया जा रहा है कि आपने उस फ़ाइल का नाम वो रखना है जिस क्लास के अंदर आप जो है मेन मेथड का इस्तेमाल करें। जिस क्लास में मेन मेथड का इस्तेमाल हो रहा हो वही फाइल का नाम होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद है जी यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी एक क्लास है स्टूडेंट की, ठीक है? ये स्टूडेंट की क्लास है, इसमें दो इंस्टांस वेरिएबल हैं। इसके बाद एक और क्लास है और इसमें आप देखें तो यहाँ पे मेन मेथड है और इसके अंदर वही काम किया हुआ है जो कि पिछले वाले एग्जांपल के अंदर किया था। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं मेंबर फंक्शन। तो मेंबर फंक्शन हम किससे कहते हैं? वो फंक्शन जो कि आप क्लास के अंदर बनाते हैं उन्हें आप मेंबर फंक्शन कहते हैं। जी, और मेंबर फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए आप डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास मेंबर मेथड्स हैं, मेंबर फंक्शन हैं और इसके अंदर जो है इसका मेन नहीं बनाया हुआ, तो उसमें आपको नज़र आ जाता है कि हम डॉट की मदद से मेथड को भी कॉल करते हैं जैसे कि हम करते आ रहे हैं। वेज टू इनिशलाइज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करने का, यहाँ पे इनिशलाइज करने का मतलब ये है कि उसको मेमोरी अलॉट करना है, ठीक है? या उसकी वैल्यू जो है उसको अलॉट करना है। तो वेज टू इनिशलाइज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करने के तरीके, तो तीन तरीके जो है वो यहाँ पे बताए गए हैं, बाय रेफरेंस वेरिएबल, बाय मेथड, बाय कंस्ट्रक्टर। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके सामने है इनिशियलाइजेशन थ्रू रेफरेंस। Initialization an object means storing data into the object. Let's see a simple example where we are going to initialize the object through a reference variable. तो इस वाले में हम देखेंगे कि रेफरेंस वेरिएबल से किस तरीके से जो है
हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की मेमोरी को, ऑब्जेक्ट के डाटा को। तो यहाँ पे ये क्लास बनी हुई है। एक और क्लास है जिसका नाम है टेस्ट स्टूडेंट 2। इसमें मेन मेथड है, इसमें स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया S1। अब देखिए यहाँ पे ये जो तरीका है S1 डॉट आई डी इक्वल्स टू 101, S1 डॉट नेम इक्वल्स टू अली अहमद। तो यहाँ पे हम वेरिएबल या इसके इंस्टांस वेरिएबल को जो है डायरेक्टली यूज़ करके उनकी वैल्यू जो है वो असाइन कर रहे हैं। तो इस टेक्निक को कि हम एट्रीब्यूट को डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर सकें इस तरीके से, इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन थ्रू रेफरेंस, कि रेफरेंस के थ्रू हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे मेंशन हुई भी है। इसके अंदर जो है वो दो ऑब्जेक्ट बने हैं, एक S1 बना हुआ है, एक S2 बना हुआ है। एंड आई होप कि ये आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा कि इसमें हमने S1 के एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट की, इसमें S2 के एट्रीब्यूट की वैल्यू शो की सेट की, और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने उनको प्रिंट आउट करवा दिया। अच्छा जी, अब इसके बाद है इनिशियलाइजेशन थ्रू मेथड। इनिशियलाइजेशन थ्रू मेथड के थ्रू हम उसको इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं, इनको वैल्यू असाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे डिफरेंट मेथड का जो है वो जिक्र हो रहा है। इंसर्ट रिकॉर्ड, फिर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास एग्जांपल है और इसको ज़रा हम देखते हैं। ये हमारे पास है क्लास स्टूडेंट की, इसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं। एक मेथड है इंसर्ट रिकॉर्ड का, इसमें देखिए तो यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, एक इंटीजर टाइप का R और स्ट्रिंग टाइप का N। तो इस तरीके से जो R वैल्यू है वो रोल नंबर को असाइन की जा रही है, और जो N रिप्रेजेंटिंग द नेम, वो हम जो है नेम को असाइन कर रहे हैं। तो अब जो ये वाला तरीका है जिसमें हम मेथड की मदद से जो है इन एट्रीब्यूट की वैल्यू को सेट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन थ्रू मेथड। इनिशियलाइजेशन थ्रू मेथड। अगर आप डायरेक्टली वेरिएबल को वैल्यू असाइन करें जैसे कि यहाँ पे कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन थ्रू रेफरेंस। और अगर हम मेथड के थ्रू करें तो इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन थ्रू मेथड। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने दो स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए S1 S2, और इसमें इंसर्ट रिकॉर्ड का मेथड है। इसमें उसका रोल नंबर पास किया और उसका नेम पास किया। ठीक है, इस तरीके से इंसर्ट रिकॉर्ड का दूसरा मेथड है जिसमें रोल नंबर पास किया और नेम पास किया, और फिर इसके बाद इन मेथड को यूज़ करके हमने इसको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवाया। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आउटपुट पे आ रही है। तो जो ये मेथड है जिसके अंदर हम मेथड को यूज़ कर रहे हैं एट्रीब्यूट की वैल्यू को सेट करने के लिए, इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन थ्रू मेथड। इसके बाद यहाँ पे तीसरा हम यहाँ पे देखने लगे हैं इनिशियलाइजेशन थ्रू कंस्ट्रक्टर, जिसका इस टॉपिक के अंदर जो ये लेसन प्लान है इसके अंदर जो है वो जिक्र नहीं हुआ, लेकिन हम जो है अपनी लैब के अंदर जो है वो इनिशियलाइजेशन थ्रू कंस्ट्रक्टर जो है वो लाजमी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके सामने जो है ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि S1 S2 जो है वो आपके पास रेफरेंसेस हैं। रेफरेंसेस आपके पास जो हैं वो ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन इन ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, इसलिए हम उसको बोलते हैं रेफरेंसेस। ठीक है, हम जब इस तरीके से करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखूं और होपफुली आपको चीज़ समझ आ जाए, तो लेट्स से मैं कहता हूं कि जी मैं यहाँ पे लिखता हूं जी स्टूडेंट S1 S2 एंड कॉमा सेमी कॉलन। अगर मैं इस तरीके से आपके सामने लिखूं तो इसका मतलब ये होगा कि जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आपके पास दो रेफरेंस बन जाएंगे S1 S2, बट इनको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। और इस चीज़ को हमने एरे के अंदर जो है बड़ी तफसील से देखा है। अब जब हम इस तरीके से इसको डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट के रेफरेंस बनेंगे, तो इनको मेमोरी प्रोवाइड करने के लिए, इनको मेमोरी असाइन करने के लिए हमें S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट और S2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट इस तरीके से लिखना पड़ता है। अभी
आप ये समझें कि इस वाली स्टेटमेंट को जिसको मैंने हाईलाइट किया, अगर इसको सिर्फ एग्जीक्यूट करें तो आपके पास जो लेफ्ट साइड पे ये डायग्राम बनी हुई है, S1 S2 ये क्रिएट होगा। और अगर आप जो है S1 के लिए जो ये स्टेटमेंट है इसको अगर एग्जीक्यूट करें तो S1 का जो है इस मेमोरी के साथ जो है वो लिंकअप हो जाएगा। एक तो ये मेमोरी क्रिएट होगी न्यू स्टूडेंट की वजह से, और साथ में ये इस वाले रेफरेंस के साथ लिंकअप हो जाएगी। अगर साथ में इस वाली स्टेटमेंट के बारे में बात करें, जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको जो ऊपर वाली मेमोरी नज़र आ रही है ID222 नेम आर्यन, तो इसमें आपकी ये मेमोरी एलोकेट क्रिएट होगी और ये मेमोरी जो है उसके साथ लिंक अप कर दी जाएगी। तो ये काम इसमें परफॉर्म हो रहा है। अच्छा जी, अच्छा इसके बाद जी हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे। अ, मैं ज़रा एग्जांपल्स को ज़रा क्विक वे में जो है वो लेके चलने की कोशिश करूँगा। एग्जांपल का बेहतरीन तरीका समझने का ये होता है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन मैं आपको जस्ट यहाँ पे रेफरेंस प्रोवाइड कर देता हूँ, मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि इस क्लास के अंदर क्या चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, और फिर आपने इसको यूज़ करना है। तो यूज़ करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको जो एग्जांपल्स हैं इसको इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। आपको ये भी पता है कि फ़ाइल आपने क्लास का जो है वो नाम वगैरह लिखना होता है। तो क्लास का नाम जो है वो क्या होगा, वो यहाँ पे आपको फ़ाइल के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि आपकी जो फ़ाइल होगी वो होगी test_employee.java। उसके अंदर आपने इस वाले कोड को जो है वो इस तरीके से सिलेक्ट करके पेस्ट करना है। अभी अगर इस तरीके से पेस्ट करेंगे ना तो यहाँ पे साथ में ये नंबर्स हैं, तो ये नंबर्स होने की वजह से ना नंबर भी कॉपी हो जाते हैं और वो भी पेस्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे टॉप के ऊपर क्योंकि ये वर्ड डॉक्यूमेंट है और आपको भी जो है मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट शेयर किए हुए हैं, तो आप इधर से जो है ना इसके नंबरिंग को ख़त्म कर दें। ऊपर आपको एक बटन नज़र आ रहा है जहाँ पे मैं अपने माउस के कर्सर को लेकर आया हुआ हूँ। अगर आप इसको क्लिक करें तो ये आपके पास जो है वो इसकी नंबरिंग ख़त्म हो जाती है। आप इसको कॉपी करें, वहाँ पे पेस्ट करें और उसके बाद लाइन बाय लाइन इसको चेक करेंगे वो कैसे काम कर रहा है। तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बड़े आराम से आप इसकी एग्जांपल को टेस्ट कर सकते हैं। ये तरीका है कि एक एग्जिस्टिंग प्रोग्राम जो आपके सामने है उसको आपने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सीखने के लिए और प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि आप पहले प्रोग्राम खुद बनाने की कोशिश करें। पहले खुद बनाएं, फिर उसमें देखें कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं, कहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए थी, और फिर आप प्रोग्राम को जो है वो जो एग्जांपल्स में है आप उसको देख लें। इसके लिए एक तरीका ये है कि आप पहले जो है प्रोग्राम को लेके उसको पेस्ट कर लें और फिर उसके बाद रन कर लें और उसके आउटपुट चेक कर लें आउटपुट कैसे आ रही है। फिर ज़रा एक दफ़ा ओवरव्यू लें पूरी क्लास का कि क्लास में क्या-क्या काम हो रहा है, और फिर इसके बाद जो है अपने पास एक नया प्रोजेक्ट खोलें, फिर ज़ुबानी कलामियाँ अपनाने की कोशिश करें, और जहाँ पे कोई चीज़ भूल जाए या समझ ना आए वहाँ पे आप जो है वो इस एग्ज़ाम्पल को फ़ॉलो अप कर लें, ताकि जहाँ मिस्टेक होगी या जहाँ पे आपको भूल गई है चीज़ तो वो आपको यहाँ से रेफ़रेंस के तौर पे इस्तेमाल करके आप उससे सीख सकें। तो ये तरीका आप इस्तेमाल करें तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ समझ आना शुरू हो जाएगी, आपको कोड लिखना समझ आना शुरू हो जाएगा, उसके सिंटैक्स को करेक्ट लिखना आना समझ आना शुरू हो जाएगा। चलिए अब ज़रा हम इसकी क्लास को देख लेते हैं। क्लास का नाम है एम्प्लॉय। इसमें एक मेंबर है आईडी, एक है इसमें नेम, एक है इसमें सैलरी, एक मेंबर इसमें है मेथड जो कि इंसर्ट कर रहा है आईडी, नेम और सैलरी, और ये वैल्यू जो है उसको साइन हो रही है। एक मेथड है डिस्प्ले का जिसमें इन वैल्यूज़ को आउटपुट पे शो किया जा रहा है। अब इसके बाद दूसरी क्लास है टेस्ट एम्प्लॉय, वही क्लास है जो कि यहाँ पे आपको क्लास का नेम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, फाइल का नेम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसमें मेन मेथड है, इसमें 3 एम्प्लॉय बनाई, E1 E2 E3, और इसमें वैल्यूज इंसर्ट की गई इन 3 आर्गूमेंट 3 स्टेटमेंट में, और उसके बाद तीनों स्टेटमेंट से इनको डिस्प्ले किया गया, और इसकी आउटपुट आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये इसकी आउटपुट जो है वो बन गई है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, ये रेक्टेंगल की एग्जांपल है। इसमें फाइल का नाम है टेस्ट रेक्टेंगल 1। इसमें एक क्लास है रेक्टेंगल की जिसमें लेंथ विड्थ इंसर्ट कैलकुलेट एरिया इसका मेथड मौजूद हैं। और इसके बाद देखें तो दूसरी क्लास है टेस्ट रेक्टेंगल 1, तो इसका जो नाम है वो और फाइल का नाम जो है वो सेम है, और इसी के अंदर आपको मेन मेथड मिलेगा।
इसमें दो रेक्टेंगल बनाए R1 R2 और उनकी वैल्यू जो रखी हैं 1155 और दूसरे की वैल्यू इंसर्ट की जा रही है 315 और कैलकुलेट एरिया का मेथड जो है वो वैल्यू को कैलकुलेट करेगा और उसकी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले पे शो कर देगा। जैसे कि यहाँ पे ये 55 और 45 जो है वो एरिया दोनों रेक्टेंगल के शो हो रहे हैं। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे जिक्र है वो ये है कि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही टाइप के यानी कि एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो जैसे कि आप एक वेरिएबल एक डेटा टाइप के दो वेरिएबल सिंगल स्टेटमेंट के अंदर बना सकते हैं, वैसे ही आप जो है वो एक क्लास के ऑब्जेक्ट जो हैं वो सिंगल स्टेटमेंट के अंदर आप बना सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें क्या हो रहा है, रेक्टेंगल क्लास है, R1 इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल, इसके बाद कॉमा, फिर R2 इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल और उसके बाद एक सेमी कॉलम। तो इस तरीके से एक ही स्टेटमेंट के अंदर दो रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये इसी की एग्जांपल जो है वो शो हुई हुई है कि आप देखें R1 R2 दो रेक्टेंगल बने, फिर इनके अंदर इंसर्ट के मेथड से इनको वैल्यू सेट की गई, फिर कैलकुलेट एरिया के मेथड से इनकी जो है वैल्यू कैलकुलेट की और आउटपुट पे वही आउटपुट आ रही है जो कि प्रीवियस फॉर्म में हमने देखी है। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है हम आ जाते हैं यहाँ पे एक और एग्जांपल। यहाँ पे है अकाउंट की एग्जांपल जी। इसमें क्लास हमारे पास है अकाउंट की और इसमें एक वेरिएबल है अकाउंट नंबर। ये अकाउंट अंडरस्कोर नंबर है, इसको लिखा हुआ शॉर्ट में ACC_NO। फिर दूसरा है नेम, तीसरा इसमें है अमाउंट। फिर इंसर्ट का मेथड है जैसे कि हमने पहले देखा हुआ है और ये अपने डिफ़िकल्ट भी नहीं हो रहा होगा क्योंकि हम क्लास की ये जो स्टूडेंट क्लास बनाई है ये उससे से मिलती जुलती चीज़ें जो है यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं। तो इंसर्ट की मदद से आप वैल्यूज़ के अंदर इंसर्ट करते हैं। फिर डिपॉजिट का मेथड है, उसमें आप अमाउंट जो है जो आर्गुमेंट पास करेंगे वो इस एट्रीब्यूट वाले जो ये वाला अमाउंट है, इस वाले अमाउंट के साथ जो है ये वैल्यू जो है जो आर्गुमेंट में आ रही है वो सम होगी और उसका रिजल्ट इसके अंदर सेव हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर पहले जो है अमाउंट में वैल्यू पड़ी हुई थी 100, अब आपने 10 रुपीज़ जो है वो और ऐड की है तो अब अमाउंट के अंदर वैल्यू हो जाएगी 110। तो इस तरीके से इसके अंदर वैल्यू जो है वो ऐड हो रही है। ठीक है, इसके बाद है विड्रॉ। विड्रॉ के मेथड में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो अमाउंट वैल्यू आप पास करते हैं उसको चेक किया जाता है। अब यहाँ पे चेक क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे चेक इसलिए कर रहे हैं कि अगर अकाउंट के अंदर उतनी बैलेंस है उतनी अमाउंट है तो फिर तो निकाल लीजिए, अगर इतनी अमाउंट नहीं है तो फिर तो नहीं निकाल सकते। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है ना कह देंगे कि आपके पास बैलेंस जो है वो इनसफिशेंट है। तो यहाँ पे यही कंडीशन है कि अगर आप पास बैलेंस इनसफिशेंट है तो मैसेज आ जाएगा और अगर बैलेंस जो है वो इनफ है तो उस वक्त में जो एक्चुअल अमाउंट है आपकी जो एट्रीब्यूट में वैल्यू पड़ी है उसमें से जो विड्रॉ की अमाउंट है वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट जो है उसमें रह जाएगी और उसके बाद आप जो बता देंगे कि इतनी अमाउंट जो है वो निकल चुकी है। फिर अगर आपने बैलेंस चेक करना है तो आप सिंपली जो है अपने अमाउंट को जो है वो डिस्प्ले करवा लेंगे। और इसके अलावा अगर आपने फुल अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो है वो शो करवानी है तो उसके लिए डिस्प्ले का मेथड है जिसमें आपका अकाउंट नंबर, नेम और अमाउंट जो है वो शो हो जाएगी। ओके, अच्छा अब इसके बाद अगर देखिए तो यहाँ पे ये टेस्ट क्लास के नाम से एक क्लास है, इसके अंदर मेन मेथड है। इस मेन मेथड के अंदर एक अकाउंट A1 इक्वल टू न्यू अकाउंट, एक अकाउंट बना, इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट की गई, फिर इसको डिस्प्ले किया गया, फिर उसके बाद बैलेंस को चेक किया गया, फिर इसमें 40,000 डिपॉजिट किए गए। पहले इसमें 1,000 थे, अब 40,000 डिपॉजिट किए गए। फिर बैलेंस को चेक किया गया, फिर इसके बाद 15,000 निकाल लिए गए, फिर इसके बाद बैलेंस को चेक किया गया। तो अब देखें तो क्या होता है जी। सबसे पहले हमने जो वैल्यू पुट की उसके बाद उसको जब डिस्प्ले करवाया तो ये आप बस आउटपुट आ रही है। ठीक है, तो ये अकाउंट आईडी जो है वो ये रखी गई है और
अमाउंट इतनी है। फिर इसके बाद बैलेंस जो है वो चेक किया तो 1000 था। फिर 40,000 रुपये जो है वो डिपॉजिट किया गया, तो बैलेंस चेक किया गया तो वो 41,000 हो गया। और फिर इसके बाद जो है अमाउंट विड्रॉ की 15,000, तो बैलेंस चेक किया गया तो 26,000 रुपये जो है वो बकाया रह गया। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट का जो है वो जिक्र हो रहा है, और इन एक्सेस स्पेसिफायर को जो है वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था। तो अब जो है हम आज ये करते हैं कि अटेंडेंस ले लेते हैं, और नेक्स्ट सेशन में मैं इससे अगले वाला जो लेसन है वो मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करूँगा। तो आप लोग ये कीजिए कि एक मिनट रुकिएगा, मैं ज़रा ओके, अब जो है आप लोग अटेंडेंस मार्क करें। ओके, तो मैं अटेंडेंस कॉल कर लेता हूँ जिन जिन बच्चों ने मुझे भेजी है। जी, मोहम्मद एहसन, हमजा सगीर आपका से रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे आ रहा है, नेम के साथ नहीं आ रहा। फिर हैं जी मोहम्मद शुएब अली, कासिम तारिक, कमर अली सद्दुजाई। इसके बाद हैं जी अली जमील। अली जमील आपका एक तो आप अधूरा अधूरा लिखते हैं, पूरा लिखा करें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा करें, साथ में अपना नाम भी लिखा करें। जी, इसके बाद हैं जी मालिक रिजवान आरिफ, मोहम्मद फ़रहान अमजद मुग़ल, मोहम्मद शुएब आलम, मोहम्मद रिहान, मोहम्मद हारून, मोहम्मद आरिफ, मुबीन अख्तर। आपकी अटेंडेंस नहीं होगी, आपने सिर्फ यस सर लिखा हुआ है, आपने डिटेल नहीं लिखी अपनी। फिर है जी असद, फिर है मोहम्मद अहमद, मुबीन अख्तर आपका फिर लादा से आ रहा है, फिर मुबीन अख्तर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिसिंग है। फिर नेक्स्ट हैं जी यहाँ पे मोहसिन रज़ा सत्ती, और फिर हैं अली जमील,
और फिर हमजा सरकी। जी, इन लोगों की अटेंडेंस मुझे रिसीव हो गया। कोई रहता है तो जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर लें। ओके, तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।